हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के हमारे 15 चैप्टर के बारे में। संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की। जहाँ से हमने अपनी सेकंड वीडियो में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। राज्य की शक्तियाँ देखिए, अब संविधान सभा का गठन किया गया, वहाँ पर बहस हो रही है कि भाई किस तरह से संविधान का निर्माण करना है। तो एक बहस ये भी थी कि राज्य को जो है शक्तियाँ किस तरह से दी जाए, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ जो है आए या राज्य के पास ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर बहस थी। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अधिकार होने चाहिए। लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। देखिए, संविधान सभा के सदस्य जो इस संविधान का निर्माण करने के लिए बैठे हैं, अब वहाँ पर ये बहस हो रही है कि भाई केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए या राज्य को, पावर किसको ज़्यादा दी जाए। तो ज़्यादातर जो लोग थे वो इस बात के फेवर में थे कि भाई जो केंद्र है वो शक्तिशाली होना चाहिए, ना कि राज्य। राज्य को भी अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन जो मेन पावर थी वो केंद्र के पास होनी चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी इस चीज़ के सपोर्ट में थे कि भाई केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखा संविधान सभा के अध्यक्ष को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए, ठीक है, विभाजन तो हमारे देश का हो चुका है, ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है, इसे अब हम बदल नहीं सकते। लेकिन अब जो बात जो है मेन, वो ये ध्यान रखने योग्य है कि भाई जो केंद्र है उसको ज़्यादा पावर दी जाए। अगर केंद्र दुर्बल होगा तो देश जो है वो कभी भी भली भांति जो है अपने कार्य नहीं कर पाएगा, प्रगति के पथ पर कभी भी अग्रसर नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भाई अगर केंद्र के पास पावर नहीं होगी, वो शक्तिशाली नहीं होगा, तो वो कभी भी अपने देश में शांति नहीं स्थापित कर पाएगा। जो केंद्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ भी हम जो है अच्छे संबंध कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो जो केंद्र है उसको ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए। संविधान के मसौदे के विषय में 3 सूचियाँ बनाई गई थी। वो क्या थी? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग हैं अलग अलग, उनको 3 भागों में बांटा गया। कुछ विभाग जो थे वो केंद्र सरकार के अधीन आए, कुछ जो थे वो राज्य सूची के अंतर्गत आए, और कुछ जो थे समवर्ती सूची, मतलब जिनमें केंद्र और राज्य दोनों के पास अधिकार था। जो पहली सूची थी, पहली सूची मतलब केंद्र सूची के विषय जो थे, उनमें जो पावर थी वो किसके पास थी? केंद्र के पास थी। जो केंद्र सूची के विषय थे, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय पर 97 थे, अब जो है वो 100 विषय हो चुके हैं। उसमें क्या क्या आता है? सेना आती है, हमारी रक्षा संबंधित मामले आते हैं, विदेशी मामले आते हैं, जनगणना, संचार, बैंकिंग, बहुत सारे ये जो डिपार्टमेंट हैं, ये विभाग हैं, वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं। जो राज्य सूची के अंतर्गत जो विभाग आते हैं, उसमें आता है न्यायालय हमारा, पुलिस, हॉस्पिटल, सफाई, सड़क, ये कृषि विभाग हमारा, रेलवे, पुलिस वगैरह। इसमें जो है 61 जो है वो डिपार्टमेंट हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जब संविधान बना था, जब 47 विभाग थे, अब जो है ये 52 हो गए हैं। इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षा, समाचार पत्र, प्रदूषण, श्रम कल्याण, कारखाने, परिवार नियोजन, बहुत सारे हैं। ये 61 हैं, 52 हैं। इनके बारे में डिटेल में कभी फिर से हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो है विभागों का बंटवारा किया गया कि भाई कौन जो है, किसके ऊपर जो है पावर वो केंद्र की होगी, किस विभाग के ऊपर राज्य की होगी, या फिर कौन सा ऐसा विभाग होगा जिस पर केंद्र और राज्य दोनों की जो है पकड़ होगी। तो परंतु देखिए, जो दूसरी सूची के विषय थे वो राज्य सूची के थे, यानी राज्य सूची। तीसरी जो सूची थी समवर्ती सूची, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को साझा जिम्मेदारी दी गई थी। परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। देखिए, हमने देखा कि भाई केंद्र के पास उस समय पर 97 विषय थे,
और राज्य सूची के पास 61। तो ज़्यादा पावर किसको मिल गई? केंद्र को। अनुच्छेद 352 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। अब ये जो अनुच्छेद 356 है, आर्टिकल 356 है, वो क्या कहता है कि अगर राज्य में ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिससे राज्य की सरकार है वो विफल हो जाए, अपना काम काज करने में जो है उसको वो अपना कार्य ठीक से ना कर पाए, ऐसी स्थिति आ जाए कभी युद्ध की वजह से या फिर कोई और कारण हो सकते हैं राज्य में, तो उस समय पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र है, उसके पास ये पावर है कि वो उस राज्य की जो सरकार है उसके कामकाज जो है राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू करके अपने हाथ में ले सकती है। तो इस तरह आर्टिकल 356 था, उसमें जो है ये पावर दी गई सेंटर को। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क, कंपनी कर से होने वाली सारे आय कर केंद्र सरकार के पास रखे गए। अब जो सीमा शुल्क होते हैं, बॉर्डर पे जो भी सामान का आयात निर्यात हो रहा है या किसी भी तरह का कोई भी टैक्स है, कंपनी के टैक्स हैं, वो सारे किसके पास आ गए? केंद्र के पास, सेंटर के पास। कुछ अन्य मामले जैसे आयकर, आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र के बीच बांट दी गई और अन्य मामलों में होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह से राज्य को सौंप दिए गए। बहुत सारी जो कई मामले थे उसमें क्या था, केंद्र और जो राज्य है उन दोनों को अधिकार दिया गया और राज्य के अंतर्गत जिस भी तरह के एक राज्य के अंतर्गत जो भी टैक्स लगाना है किसी भी डिपार्टमेंट पे, वो जो है पावर किसको मिली? स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को। तो राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिकार और कर वसूलने का अधिकार दे दिया। अब जो स्टेट थे, राज्य थे, उनको भी कुछ पावर दे दी गई भाई कि भाई आप अपने स्टेट में, अपने राज्य में अपने तरीके से कुछ जो टैक्स है, कर है, वो वसूल सकते हो लोगों से। उसमें हाउस टैक्स वगैरह आ जाएंगे। अब है नेक्स्ट हमारी हेडिंग, केंद्र बिखर जाएगा। अब ये ऐसा क्यों कहा गया कि जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो बिखर जाएगा? राज्य के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की थी। अब जो राज्य को ज़्यादा पावर देने के लिए जो भी लोग सामने आए, उनमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली हिमायत का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने ज़्यादा जोर दिया, वो कौन थे? मद्रास के एक सदस्य थे, के संतनम। उन्होंने कहा कि न केवल राज्य को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। वो कहते हैं कि स्टेट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई स्टेट को ही हमें ज़्यादा जो है शक्तिशाली बनाना है, बल्कि इससे केंद्र भी हमारा मजबूत होगा। यह दलील एक जिद सी बन गई थी। अब उन्होंने जो है, देखिए, दलील दी थी, मतलब अपने जो है विचार पेश किए, लेकिन एक तरह से एक जिद लगा लीजिए कि भाई जो तमाम शक्तियाँ हैं, वो कहते हैं कि भाई क्या जो सारी शक्ति है वो केंद्र को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलत फहमी है, ऐसा नहीं होगा। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। संतनम इस बात पर जोर देते हैं कि भाई ज़्यादा पावर जो है वो अलग अलग स्टेट्स को देनी चाहिए, ताकि हर स्टेट जो है अपने जो है क्षेत्र में अच्छी प्रकार से काम कर सके। उसके कुछ दायित्व में कमी करने से और उन्हें राज्य को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। अब संतनम इस बात की सिफारिश करते हैं कि भाई अगर जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो अपने जो है अधिकार हैं उनको राज्यों को सौंप दे, उनका बंटवारा कर दे, तो जो केंद्र है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। अब जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से आपने केंद्र राज्य समवर्ती सूची में विभागों का बंटवारा किया है, केंद्र को ज़्यादा पावर दे दी, राज्य को जो है कम पावर दी है, तो इससे क्या होगा? जो स्टेट है वो पंगु बन जाएगा, मतलब वो कमज़ोर बन जाएगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए। अब वो कहते हैं कि जो भी राजकोषीय प्रावधान है, राजकोषीय मतलब राजकोष मतलब धन जो है, वो अगर सारा जो है केंद्र के पास जाएगा तो राज्य क्या होंगे? वो तो राज्य सरकार तो खोखली हो जाएंगी, वो तो कोई काम अपना ठीक से कर नहीं पाएंगी। यदि पैसा ही नहीं होगा
तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे होंगी। अब भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो वो अपने राज्य में किस तरह से जो है विकास कर पाएगी, कैसे जो है अपने परियोजनाएं चला पाएगी विकास के लिए राज्य में। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से ये कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। देखिए इकाई का मतलब क्या है, इकाई का मतलब है एक राज्य। अब संतरम कहते हैं कि मुझे ऐसा संविधान स्वीकार्य नहीं है जिसमें जो एक स्टेट है, जो एक राज्य है, वो सेंटर के पास जाए और ये कहे कि भाई मैं जो है अपने राज्य में ना तो अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ, ना राज्य में साफ सफाई का ध्यान रख पा रहा हूँ, ना मैं सड़कों का सुधार कर सकता हूँ, ना नए उद्योगों की स्थापना कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सब कामों के लिए तो पैसा चाहिए और पैसा तो जो है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास तो बहुत कम पैसा जो है। तो मुझे उसके लिए जो है खैरात दे दीजिए। खैरात मतलब भाई भीख मांगनी पड़ रही है सेंटर से स्टेट को। तो ऐसे जो है संविधान जो है संतरम नहीं चाहते थे। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह ख़त्म कर दें और एकल व्यवस्था स्थापित करें। वो कहते हैं कि हमें जो ये केंद्रीय जो संघीय व्यवस्था है इसको ख़त्म करके एकल व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल के बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। प्रस्तावित वितरण मतलब जिसको आप जो है पास कर चुके हो, जो आप जो है अपना डिसाइड कर चुके हो कि भाई सेंटर के पास कौन सी शक्तियाँ जाएंगी, स्टेट के पास कौन सी शक्तियाँ जाएंगी। वो कहते हैं कि अगर इनकी ठीक से आप लोगों ने जांच पड़ताल नहीं की तो जो हमारे देश का जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ जाएगा। प्रांतों में बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इस तरह की आशाओं से परेशान थे। अब और लोग भी थे, वो भी ये चाहते थे कि भाई जो स्टेट है उसको थोड़ी और पावर मिलनी चाहिए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण से केंद्र बिखर जाएगा। अब उड़ीसा के कोई व्यक्ति है वो कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ कि संविधान बनाया आप लोगों ने और सेंटर को ज़्यादा जो पावर दे दी केंद्र सरकार को, तो जो केंद्र है वो बिखर जाएगा। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। अब जो प्रांत थे मतलब जो स्टेट थे उनके लिए ज़्यादा पावर के लिए जो भी लोग थे वो ज़्यादा बहस करने लगे, वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाने लगे कि भाई जो स्टेट है उसको पावर दीजिए। शक्तिशाली केंद्र की ज़रूरत को ऐसे अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था, लेकिन जो संविधान सभा के जो सदस्य थे मेजोरिटी में वो क्या कर चुके थे, वो चाहते थे कि भाई जो सेंटर है जो केंद्र है उसको ज़्यादा पावर दी जाए। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी ये घोषणा कर चुके थे कि भाई नहीं, जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर रहेगी, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नहीं तो क्या होगा, सारे जो भी स्टेट्स हैं जो भी राज्य हैं वो अपनी मनमानी करेंगे तो फिर से वही वाला काम होगा। जिस तरह से भारत का विभाजन हो गया, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए, बंटवारा हो गया देश का। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी था। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी ने जोर देकर कहा था कि केंद्र राज्य से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब जो है जो गोपाल स्वामी है वो भी कहते हैं कि जो केंद्र है वो राज्य से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बाल कृष्ण शर्मा ने विस्तार से प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है। देखिए अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। कोई जो है केंद्र के ज़्यादा शक्तिशाली होने पर जोर दे रहा है, कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर देने के हक में है ताकि वे देश हित की योजना में जो है योजना बना सकें। अब बालकृष्ण शर्मा जो है वो केंद्र को ज़्यादा पावर देने के हक में है। वो कहते हैं कि भाई ऐसा अगर स्टेट जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल होगा तो हमारा देश जो है वो अच्छी योजनाएं बना सकेगा, अच्छी तरह विकास कर सकेगा, उपलब्ध संसाधनों का शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। बालकृष्ण शर्मा जी हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई जो भी संसाधन है सेंटर जो है जो केंद्र है वो उनका अच्छे से जो है ध्यान रख सकता है और विदेशी आक्रमणों से भाई जो बाहर के लोग हैं
उनसे भी हमारी रक्षा करने के लिए जो केंद्र है उसको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। अब एक जो बहस थी वो थी राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग है, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग स्टेट्स में, साउथ में जाओगे तो आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सारी भाषाएं मिलेंगी। आप इधर उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ जाओगे तो इनकी अलग भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी वगैरह। हरियाणा, दिल्ली साइड जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है। राजस्थान में जाओगे तो वहाँ की राजस्थानी है। गुजरात में जाएंगे तो हम गुजराती। तो अलग अलग जो हमारे जो एरिया हैं, अलग अलग राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर हर जगह पर अलग अलग भाषाएं हैं। तो अब लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से इतनी विभिन्नता होने के बाद आप लोग कैसे एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो, क्योंकि कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि भाई एक साथ इतने लोग जो है वो किस तरह से एक साथ आएंगे जब वो एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझेंगे, एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाएंगे। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तनातनी भी पैदा हो गई थी। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। अब जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के जो सदस्य थे, वो किसके फेवर में थे? एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो हिंदुस्तानी को जो है वो अपनी जो है इम्पोर्टेंस दे रहे थे। हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदू और उर्दू, हिंदी और उर्दू का जो मेल है, ऐसी भाषा। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान में सम्मिलित हुई एक सादी भाषा थी। गांधी जी जो है वो इस चीज़ के फेवर में हैं कि भाई जो हिंदुस्तानी है उसको राष्ट्रीय भाषा माना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, एक बड़ा तबका जो है वो इस भाषा को समझता है। तो हिंदुस्तानी जो है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। अब जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोतों से नए शब्द और अर्थ इस भाषा में समाते गए और उसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे लोग समझने लगे। वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जो समय के साथ साथ जो है एक्सपेंड हो रही है। मतलब भाई अलग अलग क्षेत्र के लोग इसको समझने में कामयाब हैं, चाहे वो बेशक राजस्थानी है, चाहे वो गुजराती है, या फिर यूपी का रहने वाला है या बिहार का है। हिंदुस्तानी भाषा को जो है सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। वो एक सादी सिंपल भाषा है। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विभिन्न समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। गांधी जी इस बात के फेवर में थे कि भाई अगर हम हिंदुस्तानी को देश की राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक मेल का काम करेगी ये भाषा, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब के लिए सब जो है एकजुट होकर इस भाषा में जो है सब लोग इसको समझ सकते हैं, इसमें बात कर सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल हमारी राष्ट्रभाषा बनने के लिए उपयुक्त है। अब जो है हिंदी की हिमायत का मतलब क्या है कि देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदी जो भाषा है उसका फेवर किन लोगों ने किया। संविधान सभा के शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। देखिए, जब भी संविधान सभा के सत्र शुरू हुए तो संयुक्त प्रांत के जो कांग्रेसी सदस्य थे, संयुक्त प्रांत का मतलब है, अगर हम देखें आज के टाइम में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो एरिया है उन दोनों को मिलाकर उस समय पे क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत। तो वहाँ के जो कांग्रेस सदस्य हैं वो हिंदी भाषा के फेवर में थे एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो दुलेकर ने पलट कर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान बनाने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वह इस सभा के सदस्यता के लायक नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए। देखिए, किसी ने कह दिया, हो सकता है भी कोई साउथ से बिलोंग करता हो और वो हिंदी भाषा नहीं जानता, तो वो कहते हैं कि भाई हिंदी भाषा जो है सबके समझ में नहीं आती। तो धुलेकर कहते हैं कि भाई अगर आप भारत में रहते हुए
संविधान का निर्माण करने के लिए आप यहाँ बैठे हो इस सभा में और आपको हिंदी नहीं आती तो आप इस सभा के सदस्य बनने के लायक भी नहीं हो और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे और जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई। देखिए, जैसे ही धुलेकर ने अपना बयान दिया तो सभा में हंगामा शुरू हो गया और जो है, लेकिन फिर भी जो धुलेकर थे वो अपना हिंदी में अपना भाषण देते रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है बीच बचाव किया और सदन में शांति स्थापित हुई। लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्य में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि एक राष्ट्रभाषा का दर्जा तो किसी न किसी भाषा को देना ही था। बार बार जो है 3 साल तक इस पर जो है बहस होती रही कि भाई कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्रभाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। अब 12 सितंबर 1947 को फिर से धुलेकर जो है वो अपना भाषण देते हैं हिंदी के फेवर में। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। लेकिन जब तक क्या हुआ था कि जो संविधान सभा की भाषा समिति थी, भाषा समिति मतलब वे लोग जिन लोगों को ये डिसाइड करना था कि भाई संविधान सभा की जो संविधान है उसकी, जो हमारा देश है उसकी राष्ट्रभाषा क्या हो, उस समिति में जो लोग थे वो अपनी रिपोर्ट दे चुके थे। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हुए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित कर लिया था। देखिए, वो लोग समझदार थे, संविधान का निर्माण करने के लिए बैठे हैं तो समझदार तो होंगे ही। तो उन लोगों ने एक बीच बचाव का रास्ता निकाल लिया था। वो क्या था? समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति में घोषित नहीं किया था। देखिए, वो लोग ये तो डिसाइड कर चुके थे कि भाई हिंदी है वो राजभाषा होगी, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने घोषणा नहीं की थी इस चीज़ की। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि भाषा तो हिंदी होगी, लेकिन एकदम से हम इसको जो है थोपेंगे नहीं सबके ऊपर, बल्कि इसके ऊपर धीरे धीरे जो है कार्य करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वो कहते हैं कि पहले 15 सालों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जो चाहे वो नॉर्थ एरिया है चाहे वो साउथ है, तो वो हर इलाके में जो है अंग्रेजी के जानने वाले सभी लोग थे। तो भाई पहले 15 सालों तक हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी सरकारी कामकाज होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। अब जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपना काम करना चाहते हैं अपने स्टेट लेवल पे, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन राजकीय भाषा क्या होगी, वो हिंदी ही होगी। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा के विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और स्वीकृत समाधान करने का प्रयास किया था। तो लास्ट में जो भाषा समिति थी उन्होंने इस तरह से जो है बीच बचाव का रास्ता निकाला और जो हिंदी थी उसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया। अब आता है वर्चस्व का भय। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास के सदस्य समिति श्रीमती दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। क्या यह सही हुआ या गलत? वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि जो हिंदी है उसको जो हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे, लेकिन अब जो है फिर से कुछ सवाल उठने लगे। वो क्या थे कि गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत के अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। वो कहती हैं मद्रास की जो दुर्गाबाई थी कि भाई ठीक है, ये डिसाइड हो गया था कि जो हिंदी है वो राजकीय भाषा रहेगी, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। वो विरोध कर रहे हैं अपने स्टेट लेवल पर। अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपने क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं हिंदी का। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का बहुत ज़्यादा विरोध है। देखिए, सबसे ज़्यादा विरोध हमें दक्षिण में देखने को मिला, क्योंकि वहाँ की अलग भाषाएं हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें, उत्तर भारत की,
तो वहाँ पर जो ज़्यादातर एरिया है वहाँ पर लोग जो है आसानी से हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, चाहे वो यूपी के, बिहार के हों या फिर राजस्थान, गुजरात के। तो इधर के लोग जो है फिर भी हिंदी भाषा को अच्छे से समझते हैं। लेकिन साउथ के जो लोग हैं, दक्षिण भारत के, उनको प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ से कि भाई हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया जा रहा है। विरोधियों का मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास करेगा। अब वो कह रहे हैं कि भाई विरोध जो हो रहा है वो सही भी है, कि उससे क्या होगा, जो हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, जो हमारी लोकल लेवल पर जो भाषा हैं, उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी, मतलब उनकी तो जो महत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। लेकिन जो दुर्गाबाई थी, उनको पता था कि भाई विरोध हो रहा है दक्षिण में, लेकिन फिर भी वो गांधी जी से सहमत थी। गांधी जी ने आह्वान किया था कि भाई जो हिंदी है उसका प्रचार प्रसार कीजिए, वो जो है इस काम को बखूबी कर रही थी। उन्होंने विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाई दक्षिण में। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिससे हिंदी को अपनाया था उसके विरोध में मैं ये आक्रामकता देखकर सकते में हूँ। वो कहती हैं कि भाई ठीक है, हम जो है अपना काम कर रहे हैं, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो है स्कूल भी खोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो विरोध जिस तरीके से हो रहा है उसको देखकर वो हैरान है। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी। देखिए, वो ये स्वीकार कर चुकी थी कि जो हिंदुस्तानी है उसको जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था उर्दू तथा अन्य भाषाओं के शब्दों से। उर्दू ये उस नहीं है, उर्दू है, उर्दू को निकाला जा रहा था। देखिए, पहले डिसाइड ये हुआ था कि हिंदुस्तानी को जो है राजभाषा है वो बनाया जाएगा। हिंदुस्तानी जो भाषा थी वो हिंदी और उर्दू का मेल थी, लेकिन अब क्या हो रहा था, अब सिर्फ हिंदी को राजभाषा बनाया गया, उसमें से उर्दू तो निकल गई, इसलिए जो है ज़्यादा इसका हमें विरोध देखने को मिला। उसका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित था। तो वो कहती हैं कि भाई ये सही भी है जो भी विरोध हो रहा है। पहले आप लोगों ने कहा कि हिंदुस्तानी है उसको जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, अब आप जो है सिर्फ हिंदी का फेवर कर रहे हो, तो उर्दू आपने छोड़ दी। तो जो भी उर्दू को के मानने वाले जो लोग थे, जो उर्दू के फेवर में थे, वो तो विरोध करेंगे ही। अब जो फाइनली निष्कर्ष निकला वो क्या था? भारतीय संविधान गहन विवाद और परिचर्चा से गुजरते हुए बना। देखिए, 3 साल तक हमने देखा कि किस तरह से जो संविधान सभा थी उसकी बैठकें हुई, किस तरह से उनमें आपस में बहस होती थी, वाद विवाद होता था। उसके बाद जो हमारा संविधान था उसका निर्माण हुआ। उसमें कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए, सहमति बनाई गई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच की ज़मीन तैयार कर दी। देखिए, जब भी बहस होती थी किसी भी टॉपिक पर, तो फाइनली डिसीजन क्या निकलता था? एक बीच बचाव का रास्ता उन्हें निकालना पड़ता था, क्योंकि 100% जो है किसी भी बात पर सहमति जो पूरी संविधान सभा के सदस्य थे उन लोगों के बीच में कभी भी नहीं होती थी। तो वो आखिर में जाकर एक ऐसा निष्कर्ष निकालते थे कि भाई बीच बचाव का रास्ता निकालो जो आपको भी सही लगे और हमें भी सही लगे। हमारे संविधान का एक केंद्रीय अभिलक्षण काफ़ी हद तक सहमति है। भाई, केंद्रीय अभिलक्षण ये है कि जो भी डिसाइड किया गया वो एक सहमति के ऊपर ही हमने डिसाइड किया। यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने की थी। और एक सहमति किस बात पर बनी थी? कि भाई प्रत्येक वयस्क भारतीय, कि भाई जिसकी भी आयु जो है 18 वर्ष है उसको मत देने का अधिकार है। उसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था कि जिसके पूरा उदाहरण अन्य देश के इतिहास में नहीं थे। दूसरे लोकतंत्र में पूर्ण वयस्क मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों से गुजरते हुए लोगों को मिला। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ तो पूर्ण वयस्क मताधिकार दे दिया गया। ये नहीं देखा गया कि कोई व्यक्ति वो जो है किस जाति से संबंध है, किस धर्म से संबंधित है, पढ़ा लिखा है, गरीब है, अमीर है, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। एक एज जो है डिसाइड की, अगर वो भारत का नागरिक है, इतने साल उसकी उम्र है, तो उसको जो है वोटिंग राइट मिल गया। लेकिन जो बाकी जो देश हैं उनमें ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की या फिर यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ पर किस तरह के प्रावधान आए थे? पहले जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिले।
उसके बाद पहले जो और शुरू में जो है महिलाएं थी, वहाँ की जो लेडीज़ थी, उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। तो धीरे धीरे चेंजेज आए उनके संविधान में भी, और बाद में जाकर वहाँ पर वयस्क पूर्ण मताधिकार जो था वो लागू किया गया था। लेकिन हमारे भारत में क्या था कि शुरू से ही इसको लागू कर दिया गया। लंबे वक्त के बाद श्रमिक व किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिला। ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। जो हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और करना जो यूके है वहाँ की, कि भाई वहाँ पर ना तो जो किसान थे, श्रमिक थे, उनको भी शुरू में जो है मत का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। बाद में उन लोगों को जो है ये अधिकार मिला था। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। अब जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात थी हमारे संविधान में वो क्या थी कि वही धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया था। ये कहा गया कि जो भारत है उसका कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, सिख है, ईसाई है। वहाँ पर देखिए जो सभी धर्म थे, सभी धर्मों को जो है समान माना गया है, इसलिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए गए, परंतु संविधान में समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षण का जिक्र आदर्श रूप से किया गया है। ऐसे मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के लिए जो है के जरिए किया गया। देखिए ये कहा गया है कि भाई जो संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई उसमें ऐसा कोई गुणगान नहीं गाया गया धर्मनिरपेक्षता का, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि भाई सभी धर्मों को जो है समान महत्व दिया गया। विशेष स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। देखिए अब आर्टिकल्स हमारे जो है वो बताते हैं कि भाई किस आर्टिकल में क्या है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 25 से 28 की, तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 जो है वो सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की बात करता है। जो स्वतंत्र समानता का अधिकार है वो 14, 16, 17 में है। लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदाय से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी गई है। लेकिन अगर धर्म की बात करें तो वहाँ कुछ कानूनी गुंजाइश है कि भाई किसी तरह की अगर हिंसा होती है तो कानून का सहारा किस तरीके से लिया जा सकता है। अब जो सरकार है उसने रोजगार के धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया। जहाँ बात आती है रोजगार देने की, जो है नौकरियां देने की, वहाँ पर जो धर्म है उसको नहीं देखा जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस धर्म से संबंधित है। सबके लिए जो है इसमें जो है सबको बराबर रखा जाएगा। संविधान सभा के विवादों से समझ में आता है कि संविधान के निर्माण में कैसी विरोध की आवाज़ उठाई और किस तरह से जो है मांगे आई। देखिए संविधान सभा जो है उसमें जो है बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बहस हुई। हमने देखा शुरू से ही कि किस तरह से बहस होती थी, फिर भी जो है बीच बचाव का रास्ता निकाल लिया जाता था। तो इस तरह से हमारे संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से होकर जो है गुजरा है। कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल लिए। देखिए जिन लोग जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें बहस होती थी, लेकिन फिर क्या करते थे भाई, जिस तरह से वो वाद विवाद करते थे, आपस में वार्तालाप करते थे, तो फाइनली वो क्या करते थे भाई, मतलब खुले दिमाग से काम करते थे। सामने वाला क्या कह रहा है उस बात को भी समझने का प्रयास करते थे और धीरे धीरे जो है वो अपने विचारों को बदल लेते थे और फाइनली क्या होता था, उन लोगों में आपस में सहमति बन जाती थी। इस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है और जो हिस्ट्री की हमारी बुक है वो भी कंप्लीट होती है। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।